हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम हिंदू लॉ का एक टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ के अंडर आएगा। मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ पार्ट फर्स्ट में मैंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स जो कि सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिस्कस किया गया, उसको डिस्कस किया था। फिर जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया उसमें मैंने जुडिशियल सेपरेशन जो कि आपका सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिस्कस किया गया है, इसको डिस्कस किया है। इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज जो कि आपका सेक्शन 11 और सेक्शन 12, ठीक है ना, इस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिस्कस किया गया है। इसका मैंने एक डिटेल से अलग वीडियो बनाया है वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज के नाम से, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसके लिए मैं कोई सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगी। अब आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ दैट इज़ डाइवोर्स, जो कि सेक्शन 13 में डिस्कस किया गया। देखिए कंटिन्यूस है, सेक्शन 9, 10, 11, 12, 13 एंड देन 13B को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम डाइवोर्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आपका हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में आपका डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले डाइवोर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, डाइवोर्स इज़ अ प्रोसेस बाय विच मैरिज इज़ डिसॉल्व्ड, दैट इज़ कम टू एन एंड। जैसे मैंने जुडिशियल सेपरेशन में बात करी थी, उसमें मैरिज टाई ख़त्म नहीं होता, मतलब मैरिज बॉन्ड जो है वो टूटता नहीं है। बट जो डाइवोर्स है, एक बार डाइवोर्स की डिग्री अगर इशू हो जाती है तो मैरिज बॉन्ड जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, मैरिज जो है वो ख़त्म हो जाती है कम्प्लीटली। जो हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के ऊपर राइट्स, ओब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ जो भी होती हैं वो सब ख़त्म हो जाती हैं। आफ्टर डाइवोर्स द पार्टीज रिवर्ट टू देयर अनमैरिड स्टेटस एंड आर फ्री टू मैरी अगेन। एक बार डाइवोर्स हो जाता है तो उसके बाद वे जो पार्टीज़ हैं मैरिज की, वो एक तरीके से अनमैरिड स्टेटस में पहुंच जाती हैं वापस, और दे आर फ्री टू मैरी अगेन, दोबारा वो शादी कर सकते हैं। जो कि अब मैंने जुडिशियल सेपरेशन में बात करी थी, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो पार्टीज़ जो होती हैं, मतलब जो कपल्स होते हैं, स्पाउस होते हैं, वो जब तक आपका जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री आपका वैध रहती है तब तक वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते हैं। Now, Section 13 of Hindu Marriage Act 1955 deals with the concept of the divorce. Now, petition for divorce can be filed by either of the parties. Divorce के लिए petition कोई भी फाइल कर सकता है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। अब इसके जो टॉपिक, जो इसके ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स के, ये बिल्कुल आपके सेम हैं हस्बैंड वाइफ के लिए भी, और जो हमने वाइफ अलोन के लिए भी हमने जो डिस्कस करे थे सेम है, जैसे कि मैंने आपका जुडिशियल सेपरेशन में आपका डिस्कस किया था। तो जुडिशियल सेपरेशन के लिए मैं मतलब इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी, आप वो वीडियोज़ मेरे देख सकते हैं। इसमें सिर्फ मैं कुछ ग्राउंड्स को ही डिस्कस करूँगी ढंग से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्राउंड्स आपको डाइवोर्स के लिए अवेलेबल होते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, वो कौन कौन से हैं, वो सेम होते हैं। एडल्ट्री, क्रूएलिटी, डिजर्शन, कन्वर्जन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, लेप्रोसी, वेनरल डिजीज, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड एंड प्रिज्यूम्ड डेथ। और जो सिर्फ वाइफ को अवेलेबल होते हैं दैट आर बाइगेमी, रेप, सोडोमी एंड बेस्टियलिटी, नॉन रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिक्री ऑफ मेंटेनेंस और ऑप्शन ऑफ पुबर्टी। तो चलिए मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। एडल्ट्री बेसिकली क्या होता है कि एक बार आपका शादी होने के बाद पे हस्बैंड वाइफ में से अगर कोई भी अपनी चॉइस से, मतलब अपनी वॉलंटरली किसी दूसरी मेल या फीमेल के साथ में, जो कि उनका स्पाउस नहीं है, उनके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये आपका एडल्ट्री में आता है। आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 सिंगल एक्ट ऑफ एडल्ट्री इज सफिशिएंट। मतलब 1976 का जो अमेंडमेंट एक्ट आया है उसके बाद में अगर एडल्ट्री का सिंगल एक्ट भी है तो वो भी डाइवोर्स का एक ग्राउंड बन सकता है। इसमें आपका जो पिटिशनर है उसके ऊपर ये बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, मतलब उसको प्रूफ करना है कि जो रिस्पोंडेंट है उसने आपका एडल्ट्री का एक्ट परफॉर्म किया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 497 ऑफ इंडियन पीनल कोड इट इज़ एन ऑफेंस। और एडल्ट्री जो है ये एक तरीके से ऑफेंस की श्रेणी में आता है, ठीक है ना, ऑफेंस की श्रेणी में आता है इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 497 के अकॉर्डिंग। एडल्ट्री कैन बी कमिटेड बाय अ मैन नॉट बाय अ वुमेन। देखिए ये मेंशन किया गया है, मैंने आपको शायद थोड़ा सा उसमें पहले वाले वीडियो में बताया था कि एडल्ट्री जो है, अगर एडल्ट्री का एक्ट परफॉर्म होता है, ठीक है ना, तो वो आपका एक तरीके से उसका चार्ज मैन पे लगेगा, वुमेन पे नहीं लगेगा, ठीक है ना।
और ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप जो बना है वो आपका जो वुमेन है उसकी कंसेंट के साथ में बना होना चाहिए, जो दूसरी वुमेन है उसकी कंसेंट के साथ में बना होना चाहिए। द क्रिमिनल एक्शन फॉर एडल्ट्री इज फाइल्ड अगेंस्ट द मैन ओनली, नॉट अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है ना। Then sexual intercourse with the respondent when he or she is unconscious under the influence of drug or liquor does not amount to adultery। अगर सपोज कीजिए कि जो रिस्पॉन्डेंट है उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है और वो अनकॉन्शियस उस टाइप में, और अनकॉन्शियस किसी भी रीज़न से हो सकती है, किसी मेडिसिन की वजह से हो सकती है, किसी ड्रग्स की वजह से हो सकती है, या किसी लीकर की जो शराब वगैरह उसकी नशे की वजह से हो सकती है, तो वो आपका एडल्ट्री में अकाउंट नहीं होगा। अब बात करते हैं हम क्रूएल्टी। तो कि क्रूएल्टी की मैंने आपको बात कही थी, तो द क्रूएल्टी टर्म हैज़ nowhere been defined in this act. However, for the purpose of establishing an act of cruelty, it should be so serious and weighty that cohabitation becomes impossible, ठीक है ना। तो बेसिकली क्रूएल्टी को बहुत अच्छे से कहीं डिफाइन नहीं किया गया है इस एक्ट में, बट क्रूएल्टी का मतलब क्या है कि क्रूएल्टी इस तरीके की हो कि जो कि हस्बैंड वाइफ जो है वो एक दूसरे के साथ में रह ही ना पाए, मतलब एक तरीके से उनका जो कोहेबिटेशन है, एक दूसरे के साथ में रहने का जो उनका अधिकार है, वो उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। Now, it should be somewhat more serious than ordinary wear and tears of the routine marital life। तो क्रूएलिटी जो है वो आपका जो डेली लाइफ में, जो मैरिटल लाइफ में थोड़े बहुत वेयर एंड टीयर चलते रहते हैं, उससे एक तरीके से उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर थोड़ा बहुत वेयर एंड टीयर चल रहा है, जो रूटीन आपका जो हस्बैंड जो होता ही है नॉर्मली सारे मतलब सारे फीमेल्स के साथ में होता है, हो सकता है वो, तो वो आपका क्रूएलिटी के अंदर नहीं आएगा। क्रूएलिटी एक तरीके से सीरियस कंडीशन है जहाँ पर वेयर टीयर जो चल रहा है मैरिटल लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुँच गया है, और जो कि एक दूसरे के साथ में रहने के लिए इम्पॉसिबल कंडीशंस क्रिएट कर रहा है। द क्रूएलिटी कैन बी फिजिकल और मेंटल क्रूएलिटी विच टुगेदर कंसिस्ट लीगल क्रूएलिटी। तो जो क्रूएलिटी की हम बात करते हैं, ठीक है ना, वो आपका फिजिकल मेंटल कुछ भी हो सकती है, जो कि दोनों को मिला के हम इसे लीगल क्रूएलिटी भी कह सकते हैं। तो लीगल क्रूएलिटी के ग्राउंड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे एक्चुअल और थ्रेटेंड फिजिकल वायलेंस, मतलब इस तरीके का फिजिकल वायलेंस जो दूसरे को डराता है, ठीक है ना, एक्चुअली उसको डराता है या उसको थ्रेटन कर देता है ना। वर्बल एब्यूज़ एंड इंसल्ट्स, अगर मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि फ़िज़िकल वायलेंस ही है, अगर मान लीजिए आप एक स्पाउस जो है वो अपने दूसरे स्पाउस को वर्बली मतलब मौखिक तौर पे ही उसको अब्यूज़ कर रहा है, उसकी इंसल्ट कर रहा है, और वो इंसल्ट और अब्यूज़ जो है वो काफ़ी हाई लेवल की अब्यूज़ और इंसल्ट है, तो वो भी आपका एक तरीके से लीगल क्रूएलिटी के अंडर आएगा। एक्सेसिव सेक्शुअल इंटरकोर्स, ये भी आपका क्रूएलिटी में ही आता है। रिफ्यूज़ल ऑफ इंटरकोर्स, अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ जो है उसमें से कोई एक जो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो वो भी दूसरे के प्रति जो है क्रूएलिटी मानी जाएगी। देन नेग्लेक्ट, इट मीन्स वन स्पाउस नेग्लेक्ट्स अदर्स इन डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटीज एंड ऑफ अटेंशन एंड कंपनी एंड फोर्सिंग द लेटर टू लीव द होम। तो नेग्लेक्ट में क्या है, नेग्लेक्ट में मान लीजिए अगर कोई स्पाउस जो है वो अपने दूसरे स्पाउस को नेग्लेक्ट कर रहा है और अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं पूरी कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, ठीक है ना, और ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहा है कि जो दूसरा स्पाउस है कि वो घर छोड़कर चले जाए, तो ये भी आपका क्रूएलिटी में आएगा। कम्युनिकेशन ऑफ वनरल डिजीज़, अगर मान लीजिए कोई स्पाउस जो है, ठीक है, knows that he or she is suffering from communicable vulnerable disease and even then perform sexual intercourse with the other is guilty of cruelty। सपोज कीजिए कि हस्बैंड वाइफ जो है उनमें दोनों में से किसी को कोई ऐसा डिजीज़ है जो कि कम्युनिकेट दूसरे मतलब जो उसका दूसरा स्पाउस है उस तक फैल सकता है, उसको फैल सकता है, उसको हो सकता है, और वो ये सब जानने के बाद में भी फिज़िकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है अपने स्पाउस के साथ में, तो भी वो आपका क्रूएलिटी के लिए गिल्टी होगा। नाउ ड्रंकननेस एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स, ये तो बहुत कॉमन सा है कि अगर सपोज़ कीजिए एक्सेसिव ड्रंकननेस वाली कंडीशन है किसी भी स्पाउस की, या ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी आपका क्रूएलिटी में ही आएगा। फोर्सिंग एसोसिएशन विद इम्प्रॉपर पर्सन, अगर सपोज़ कीजिए हस्बैंड वाइफ जो है वो मतलब कोई भी स्पाउस आपको अपने दूसरे स्पाउस को किसी दूसरे के साथ में इम्प्रॉपर रिलेशनशिप बनाने के लिए फोर्स करता है, तो वो भी आपका क्रूएलिटी में आएगा। देन फॉल्स चार्ज ऑफ मोरालिटी अगेंस्ट द वाइफ,
तो अगर वाइफ के अगेंस्ट अगर फॉल्स चार्ज लगाया जा रहा है इमोरालिटी का, तो वो भी आपका इसमें आएगा क्रुएलिटी में। दैन इल ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, वाइफ्स एसोसिएशन विद अनदर वुमेन, ठीक है ना, रेजिंग डाउट ऑफ हर प्रैक्टिसिंग लेस्बियनिज्म, ये भी आपका हस्बैंड के प्रति क्रुएलिज्म मतलब क्रुएलिटी में आएगा। वाइफ किसी डेडली डिजीज से सफ़र कर रही है तो वो भी आपका एक तरीके से क्रुएलिटी में आएगा। नाउ डिजर्शन, डिजर्शन मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपका एक स्पाउस जो है वो दूसरे स्पाउस जो है उसके साथ मतलब उसका साथ छोड़ देता है, एक तरीके से उसके साथ में कोहेबिट करना छोड़ देता है, उसके साथ में कोई भी चीज़ जो है वो शेयर करना छोड़ देता है, ठीक है ना। और ये जो ये इंटेंशन जो होती है, ये इसके पीछे इंटेंशन होती है कि वो अपने स्पाउस के साथ में कोई भी रिलेशनशिप आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, उसको परमानेंटली ख़त्म करना चाहता है, तो ये आपका डिजर्शन वाली कंडीशन में आएगा। बाकी कन्वर्जन मैंने आपको बता दिया था कि अगर मान लीजिए कोई हिंदू मेल है या फीमेल है, वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, ठीक है ना, या धर्म परिवर्तन कर लेती है कोई फीमेल, तो वो भी आपका एक तरीके से डाइवोर्स का ग्राउंड बन सकता है, क्योंकि उसके बाद में वो आपका एक तरीके से हिंदू नहीं रह जाएगा, ठीक है ना। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अगर मान लीजिए मेल और फीमेल स्पाउस में से कोई भी जो है वो दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं है, और वो दिमागी जो बीमारी है या जो डिसऑर्डर है वो इस तरीके का है जो क्योर नहीं हो सकता, जो ट्रीट नहीं हो सकता है, और इसकी वजह से जो दूसरा स्पाउस है वो उसके साथ में मतलब रहने में सक्षम नहीं है, तो वो भी आपका एक तरीके से बेस बन सकता है। देन लेप्रोसी, अगर सपोज़ कीजिए हस्बैंड वाइफ में से कोई भी आपका हाई फॉर्म ऑफ लेप्रोसी जो कि कम्युनिकेबल भी है साथ साथ में, उससे सफ़र कर रहा है, तो वो भी दूसरा जो स्पाउस है वो आपका डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। वनरल डिजीज़ मतलब कोई ऐसा डिजीज़ जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है ना, और सीरियस नेचर का है, अगर हस्बैंड वाइफ में से कोई इससे सफ़र कर रहा है तो दूसरा उसके साथ में नहीं रहना चाहता है, तो वो उसके लिए केस फाइल कर सकता है। देन रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड की मैंने बात करी थी। रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड मतलब सपोज़ कीजिए कि कोई कपल में से चाहे हस्बैंड है चाहे वाइफ है, वो सांसारिक उनको चीज़ों को छोड़ देता है, ठीक है ना, संसार का त्याग कर देता का मतलब है कि जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, जो उसकी जो भी आपकी रिलेशनशिप है, उन सब से एक तरीके से मुक्त हो जाता है, और मतलब कोई रिलीजियस सेरेमनीज़ वगैरह परफॉर्म करके पर्टिकुलरली मतलब किसी उसमें चले जाता है कि जी हाँ भाई अब साधु संती बन के रहना है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो वाइफ है या हस्बैंड है, ठीक है ना, ये आपका केस फाइल कर सकता है किसके लिए, डाइवोर्स के लिए। प्रिज्यूम डेट में मैंने आपको बताया था कि सपोज़ कीजिए कोई हस्बैंड है या फिर वाइफ है जो जिसका कि 7 साल तक कोई अता पता ही नहीं है, 7 साल या 7 साल से ज़्यादा टाइम तक उसका कोई अता पता ही नहीं है, तो उस केस में जो दूसरा स्पाउस है वो पिटीशन फाइल कर सकता है किसके लिए, डाइवोर्स के लिए। और मान लीजिए कि पिटीशन फाइल हो गई और वो डाइवोर्स की डिग्री भी इशू हो गई है, और उसके बाद में वो जो स्पाउस है वो वापस आ जाता है, ठीक है ना, तो उस केस में भी आपका जो डाइवोर्स है उसकी डिग्री आपका वैलिड रहेगी। अब हमने बात की थी कि वो ग्राउंड्स डाइवोर्स के लिए जो कि सिर्फ वाइफ को अवेलेबल होते हैं। एक होता है अगर हस्बैंड बाइगेमी का दोषी पाया जाता है, अगर हस्बैंड रेप, सोडोमी या बेस्टियलिटी में इन्वॉल्व पाया जाता है, या फिर आपका जो डाइवोर्स की डिग्री मतलब ये जो डिग्री ऑफ मेंटेनेंस की कोई डिग्री इशू हो रखी है, उसके बाद में उन हस्बैंड वाइफ के बीच में कम से कम 1 साल तक या उससे ज़्यादा टाइम तक कोहेबिटेशन नहीं होता है, उस केस में भी डाइवोर्स की डिग्री फाइल की जा सकती है। और ऑप्शन ऑफ पुबर्टी जो है वो उन फीमेल्स को मिलती है जिनकी शादी 15 साल की उम्र से पहले हो जाती है। तो इस ऑप्शन ऑफ पुबर्टी जो है उसको वो कब यूज़ कर सकते हैं, 15 साल पूरा होने पे और 18 साल ख़त्म होने से पहले, ठीक है ना। तो ये हमारे जो डाइवोर्स का था कॉन्सेप्ट, और उसके जो ग्राउंड्स वगैरह हैं मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ के अंदर वो मैंने आपको बता दी हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो नया आपका एडिशन हुआ है, दैट इज़ डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसर्न, जो कि आपका सेक्शन 13B में आपका मेंशन किया गया है, ठीक है ना। ये जो सेक्शन 13B है वो आपका हिंदू मैरिज अमेंडमेंट एक्ट 1976 के ज़रिए इंसर्ट किया गया है। तो ये जो 13B सेक्शन है ये क्या कहता है, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट की बात करता है, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ जो हैं हस्बैंड वाइफ जो हैं वो आपका मैरिज जो है उसके बॉन्ड को डिसॉल्व करने के लिए एग्री करते हैं। द फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड फॉर द डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। अगर डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंडीशन की जो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट जो है इसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कंडीशंस बहुत नेसेसरी होती हैं। सबसे पहले कि जो दोनों स्पाउस हैं, ठीक है ना,
उनको जॉइंटली पिटिशन फाइल करनी चाहिए। दूसरा, द स्पाउस हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर मोर देन 1 ईयर्स, ठीक है ना। तो ये जो हस्बैंड वाइफ हैं वो एक दूसरे से 1 साल तक कम से कम मतलब अलग रह रहे हों, ठीक है ना, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फाइलिंग द पिटिशन। दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, और वो एक दूसरे के साथ में रह ही नहीं सकते, मतलब उनकी कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि वो एक दूसरे ना तो रहना चाहते हैं ना वो रह सकते हैं, और म्यूचुअली एग्री करते हैं वो किसके लिए, मैरिज डिसोल्यूशन के लिए। तो सपोज़ कीजिए कि पिटिशन फाइल करने के बाद में जो पार्टीज़ हैं, ठीक है ना, वो अपना पिटिशन जो है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उन्होंने पिटिशन विड्रॉ कर लिया है तो मैरिज एज इट इज़ रहेगी, बट मान लीजिए वो पिटिशन विड्रॉ नहीं करते हैं तो कोर्ट जो है वो डाइवोर्स की डिग्री जो है वो 6 महीने के बाद, ठीक है ना, और 18 महीने से पहले पहले डाइवोर्स की डिग्री इशू कर देंगे, और पार्टीज़ जो हैं वो आपका डाइवोर्स मतलब उनको मिल जाएगा। फाइन। तो ये फ्रेंड्स हमारे जो मैट्रिमोनियल रेमेडीज़ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने पूरे कर लिए। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आपको ब्रीफ में डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन जो है उसमें मेन डिफरेंसेस क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, उसको आपको इसमें आपकी स्टडीज़ में हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।